सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी हठ योग प्रदीपिका से संबंधित, इससे पहले हमने 2-3 कक्षाएं कर ली है। तो आइए शुरुआत करते हैं और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, हठ योग प्रदीपिका का तीसरा अध्याय किसके साथ प्रारंभ होता है। तो देखिए तीसरा अध्याय किसके साथ प्रारंभ होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन है कुंडलिनी के साथ, प्राणायाम के साथ, आसन के साथ या कपालभाति के साथ। तो उत्तर इसका रहेगा कुंडलिनी। तो कुंडलिनी जागरण के साथ हठ योग प्रदीपिका का जो तीसरा अध्याय है वो प्रारंभ होता है। और याद रखना है कि हठ योग प्रदीपिका में कुल अध्याय, अगर कुल अध्याय पूछ लिया जाए तो याद रखना है 5। और अध्याय को हठ योग प्रदीपिका में क्या बोला गया है, उपदेश। तो कुल कितने उपदेश है, 5। और जो तीसरा उपदेश यहाँ पर पूछा गया है, तो सभी याद रखेंगे कि जो तीसरा उपदेश है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तीसरा अध्याय है मुद्रा एवं बंध। तो तीसरा अध्याय है मुद्रा और बंध हठ योग प्रदीपिका का। तो उसकी जो शुरुआत होती है वो किसके साथ होती है, कुंडलिनी जागरण के साथ होती है। और कुल 5 अध्याय हैं, तो वो भी आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखनी है कि कौन से 5 अध्याय हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले नंबर पे आता है आसन, दूसरे नंबर पे आता है प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका में, और तीसरे नंबर पे आता है मुद्रा एवं बंध। और अगर नंबर 4 पे पूछ लिया जाए हठ योग प्रदीपिका में तो नादानुसंधान। और नंबर 5 पे अगर पूछ लिया जाए तो भी आप लोगों को याद रखना है कि जो नंबर 5 पे आता है यौगिक चिकित्सा। तो ये जो सारा था हमारा हठ योग प्रदीपिका से संबंधित था। और इसके लेखक भी आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो लेखक है वो कौन है, स्वात्मा राम। तो स्वात्मा राम जी हठ योग प्रदीपिका के लेखक हैं। और कुल उसमें 5 उपदेश है। और कुल श्लोक पूछ लिया जाए तो वो भी आप लोगों को याद रखना है कि कुल श्लोक है 409। और सबसे बड़ा अध्याय भी कौन सा है, तीसरा। सबसे बड़ा जो अध्याय है हठ योग प्रदीपिका का वो है मुद्रा एवं बंध, जिसमें कुल श्लोक है 126। तो ये था हमारा हठ योग प्रदीपिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे इसी में, निम्न में से कपालभाति किसका एक प्रकार है। तो देखिए कपालभाति किसका एक प्रकार है, प्राणायाम का, षटक्रम का, मुद्राओं का या आसन का। तो पिछली जितनी भी कक्षाएं की है उसमें बार बार बताया गया है कि जो कपालभाति है वो किसका एक प्रकार है। तो ऑप्शन हमारे पास है कपालभाति किसका एक प्रकार है, प्राणायाम, षटक्रम, मुद्रा या आसन। तो सभी को पता है षटक्रम। जो कपालभाति है षटक्रम का एक प्रकार है। और इसमें षटक्रम कितने हैं, इसमें भी षटक्रमों की संख्या कितनी बताई गई है, 6 षटक्रम 6 बताए गए हैं हठ योग प्रदीपिका में। और जो घेरंड संहिता है उसमें भी षटक्रम कितने हैं, 6। और जो घेरंड संहिता है, घेरंड संहिता में भी षटक्रम कितने हैं, 6 षटक्रम क्या होता है, शरीर की जो शुद्धि से संबंधित होते हैं ये। तो ये घेरंड संहिता में भी 6 है और हठ योग प्रदीपिका में भी कितने हैं, 6, जिसमें से षटक्रम का ही एक प्रकार है क्या, कपालभाति। वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। तो ये इस मतलब। और अगला प्रश्न है इसी में हमारे पास, हठ योग प्रदीपिका के कौन से अध्याय के प्रारंभ में समाधि पर प्रकाश डाला गया है। तो देखिए इसमें जो भी हम बातें करेंगे सभी हठ योग प्रदीपिका से संबंधित करेंगे कि कौन से अध्याय मतलब उपदेश, कौन से उपदेश में के प्रारंभ में समाधि पर प्रकाश डाला गया है। और समाधि को क्या बोला जाता है, नाद। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि समाधि को ही क्या बोला जाता है, नाद। मतलब नाद पर प्रकाश डाला गया है कौन से अध्याय में। ऑप्शन ए आसन में, ऑप्शन बी प्राणायाम में, ऑप्शन सी मुद्रा एवं बंध में,
या ऑप्शन डी नादानुसंधान में। तो देखिए नाद का मतलब क्या आता है? समाधि। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि नादानुसंधान मतलब चौथे अध्याय में, तो चौथे अध्याय में समाधि पर प्रकाश डाला गया है। तो जो घेरंड संहिता थी उसमें समाधि 6 प्रकार की थी। ये भी याद रखना है कि घेरंड संहिता में समाधि कितने प्रकार की थी? 6। लेकिन यहाँ पे किस में पूछा गया है? ये जो हठयोग प्रदीपिका में अगर समाधि पूछे जाए तो वो भी आप लोगों को याद रखना है 4 प्रकार। तो वो आगे आएंगे, वो हम पढ़ेंगे कि 4 प्रकार कौन से हैं। तो अलग अलग प्रश्न है ये। तो समाधि पर प्रकाश डाला गया है या नाद पर प्रकाश डाला गया है, तो चौथे अध्याय में डाला गया जो है नादानुसंधान। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह याद रखना है क्रमानुसार कि सबसे पहले होता है आसन, पहला अध्याय है ये। दूसरा अध्याय है प्राणायाम, सेकंड चैप्टर। और तीसरा चैप्टर है मुद्रा एवं बंध। और नंबर 4 चौथा अध्याय भी याद रखेंगे नादानुसंधान। और 5वां अध्याय अभी बताया था यौगिक चिकित्सा। तो ये थे हठयोग प्रदीपिका से संबंधित अध्याय। और अध्याय को क्या बोला गया? इसमें उपदेश बोला गया है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है इसी में, हठयोग प्रदीपिका का कौन सा अध्याय चिकित्सा से संबंधित है? तो देखिए अध्याय मतलब अध्याय को क्या बोला गया है? उपदेश। तो कौन सा उपदेश है जिसमें चिकित्सा का वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास है कि चिकित्सा का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है। ऑप्शन ए प्रथम में, ऑप्शन बी दूसरे में, ऑप्शन सी तृतीय में, या ऑप्शन डी पंचम में। तो उत्तर इसका रहेगा पंचम, कि जो 5वां अध्याय है उसमें किसका वर्णन किया गया है? 5वें अध्याय में वर्णन किया गया है किसका? यौगिक चिकित्सा का। तो चिकित्सा संबंधित जो भी बात की गई है वो की गई है 5वें अध्याय में। तो ये आप लोगों को अच्छी तरह याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास, नादानुसंधान अध्याय में समाधि की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? अवस्थाएं मतलब प्रकार। तो समाधि के कितने प्रकार का वर्णन किया गया है? तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। तो देखिए नादानुसंधान का मतलब क्या होता है? समाधि से होता है। अध्याय मतलब उपदेश में समाधि की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो कितने प्रकार का? 2 का, 3 का, 4 का या 5 का? तो उत्तर इसका रहेगा 4। तो 4 प्रकार की जो समाधि की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है हठयोग प्रदीपिका में, और घेरंड संहिता में किया गया है 6। तो जो 4 प्रकार है वो भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, तो उसको भी आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले होता है आरंभ अवस्था। पहले नंबर पे होती है आरंभ, मतलब किसी भी कार्य को आरंभ करना, आरंभ अवस्था। दूसरे नंबर पे आरंभा अवस्था, आरंभा अवस्था। और अगर दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए तो परिचाय, परिचाय अवस्था। और नंबर 3 पे भी याद रखना आप लोगों को घटावस्था, घटावस्था। और नंबर 4 अगर पूछ लिया जाए तो निष्पत्ति। कौन सी होती है? निष्पत्ति। तो ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया था कि आरंभ अवस्था, परिचय अवस्था, घट अवस्था और निष्पत्ति अवस्था को क्रमानुसार लगाएं। तो याद रखेंगे निष्पत्ति बिल्कुल नंबर 4 की अवस्था है, और आरंभ पहले नंबर की है, परिचय दूसरे नंबर की, और घट अवस्था तीसरे नंबर की अवस्था रहेगी। एक बार प्रश्न यूजीसी में पूछा गया था कि निष्पत्ति क्या है? निष्पत्ति किस क्या है? आसन है या और कुछ है? तो याद रखेंगे निष्पत्ति जो नादानुसंधान मतलब समाधि की एक अवस्था का प्रकार है। तो प्रश्न किसी प्रकार भी पूछा जा सकता है। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास इसी में, रुद्र ग्रंथि का भेदन समाधि की कौन सी अवस्था में होता है? तो देखिए समाधि की कौन सी अवस्था में होता है भेदन? तो याद रखेंगे सभी, ऑप्शन है रुद्र ग्रंथि का भेदन। रुद्र ग्रंथि का भेदन समाधि की कौन सी, समाधि को क्या बोला गया है हठयोग प्रदीपिका में? नाद। क्या बोला गया? नाद। तो नाद की कौन सी अवस्था में होता है? आरंभ, परिचय, घट अवस्था या निष्पत्ति अवस्था। तो देखिए रुद्र ग्रंथि का भेदन अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे निष्पत्ति। कौन सी में रहेगा? निष्पत्ति
अवस्था मतलब ये, तो निष्पत्ति अवस्था में होता है। और निष्पत्ति अवस्था नाद अनुसंधान की कौन सी अवस्था है? नंबर 4 की अवस्था है, जिसमें रुद्र ग्रंथि का क्या होता है? भेदन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी में, समाधि की कौन सी अवस्था में ढोल की ध्वनि जैसा नाद सुनाई पड़ता है? तो ये भी प्रश्न पूछा गया था कि ढोल मतलब सुनाई दे, ढोल की अवस्था, ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, ऐसी कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए आरंभ, ऑप्शन बी परिचाय अवस्था, ऑप्शन सी घटा या ऑप्शन डी निष्पत्ति। तो देखिए ढोल की ध्वनि जब भी पूछा जाए तो वो होता है परिचाय अवस्था। तो परिचाय अवस्था में साधक हो या योगी हो उसको कैसी ध्वनि सुनाई देती है? ढोल की ध्वनि जैसी, मतलब उसको नाद मतलब सुनाई पड़ता है, नाद सुनाई पड़ता है ढोल की ध्वनि जैसा। तो वो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है परिचाय अवस्था। और ये क्या है परिचाय अवस्था? नाद अनुसंधान का एक प्रकार है। 4 बताए थे, उनमें से एक ये भी है। 1 2 3 4 क्रमानुसार ही लिख रखे हैं ये। उसके बाद अगला प्रश्न, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। तो देखिए रुद्र ग्रंथि का आ चुका है और अब आ गया ब्रह्म ग्रंथि। जो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन है वो समाधि की कौन सी अवस्था में होता है? तो उत्तर है परिचाय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था, घट अवस्था या आरंभ अवस्था। तो ब्रह्म ग्रंथि का भेदन यहाँ पे पूछा गया है, तो उत्तर इसका रहेगा आरंभ अवस्था। तो आरंभ अवस्था कौन सी है? पहली, जो फर्स्ट अवस्था होती है वो आरंभ अवस्था होती है। और उसमें कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? ब्रह्म ग्रंथि का। और ये बता दिया पीछे कि निष्पत्ति में कौन सी ग्रंथि का भेदन होता है? रुद्र ग्रंथि, तो रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है निष्पत्ति अवस्था में, और आरंभ अवस्था में होता है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन। और जो ढोल की अवस्था सुनाई देती है वो किसमें सुनाई देती है? परिचाय अवस्था में। तो अलग अलग क्वेश्चन है और अलग अलग ही पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, इसलिए सभी इनको अच्छे ढंग से याद रखें। उसके बाद है हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नाभि से हृदय तक किसका स्थान माना गया है? तो देखिए ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हठयोग अवस्था के अनुसार, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नाभि से हृदय तक किसका स्थान माना गया है? नाभि से हृदय तक किसका स्थान माना गया है? तो वायु का, पीत का, कफ का या सभी का। तो याद रखेंगे कि हृदय से नाभि तक किसका स्थान माना गया है? पीत का। हृदय से किसका स्थान माना गया है? तो याद रखेंगे पीत का स्थान माना गया है नाभि से हृदय तक। और वायु का स्थान कहाँ होता है? पंजे से नाभि। वायु का क्या कहाँ तक होता है? पंजे से नाभि अगर पूछ लिया जाए, पंजे से नाभि होती है वायु, मतलब वात का स्थान। और कफ का भी याद रखना आप लोगों को, हृदय से ऊपर। कफ का स्थान कहाँ होता है? हृदय से ऊपर। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हृदय से ऊपर किसका स्थान माना गया है? तो कफ का माना गया है। पंजे से नाभि तक वायु अर्थात वात का स्थान माना गया है। और पीत का स्थान होता है नाभि से हृदय तक। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी याद रखेंगे। और तो ये था पहला प्रश्न हमारे पास। उत्तर इसका अभी देखते हैं कि हठयोग प्रदीपिका के कौन से अध्याय में मुद्राओं और बंध का वर्णन किया गया है? तो देखिए मुद्रा और बंध का वर्णन कौन से अध्याय में किया गया है? तो अनुस्वर इसका रहेगा मुद्रा और बंध। तो अनुस्वर सभी को पता है कौन से अध्याय में है? थर्ड अध्याय, मतलब तीसरा जो उपदेश, तीसरे उपदेश में मुद्रा और बंध का वर्णन किया गया है। और कुल कितनी मुद्रा है? 10। तो 10 मुद्राएं हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये है हठयोग प्रदीपिका में मुद्राओं की संख्या पूछ ली जाए तो 10, और घेरण संहिताओं में मुद्राओं की संख्या पूछ ली जाए तो 25। तो अलग अलग प्रश्न है, अलग अलग आप इनको क्या है याद रखेंगे। तो ये थे हठयोग प्रदीपिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जल्द ही हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।